क्लास में पिछली क्लास में हमने वरेन मैकुलच और वल्टर पिट्स का हिस्टोरिकल रिसर्च पेपर लॉजिकल कैलकुलस ऑफ द आइडियाज इमैनेंट इन नर्वस एक्टिविटी को डिटेल से समझा था। और उस रिसर्च पेपर में हमने ये देखा कि सबसे पहले न्यूरॉन्स को मैथमेटिकल लॉजिक की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई और आर्टिफिशियल न्यूरॉन की थ्योरी हमारे सामने रखी गई। अब हम एआई के टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट जो नेक्स्ट माइलस्टोन है इसमें वो 1950 में एलन ट्यूरिंग का जो रिसर्च पेपर है वो है। बट यहाँ से इसी बीच में हमारे पास 1943 से 1950 यानी कि 7 साल का गैप है। तो हम देखते हैं कि इन 7 सालों में क्या क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले यही है कि मैकुलस पिट्स सो द न्यूरॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग लॉजिक, बट 3 बिग क्वेश्चंस स्टिल रिमेंड, ठीक है। कि मैकुलस पिट्स ने न्यूरॉन्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, बट अभी भी 3 मेजर क्वेश्चंस थे वो बचे हुए थे। क्या क्या? पहला था कंप्यूटेशन, हाउ विल मशीन कंप्यूट। दूसरा था मेमोरी, हाउ विल ए मशीन स्टोर मेमोरी। और तीसरा था इंटेलिजेंस, हाउ विल अ मशीन शो इंटेलिजेंस बिहेवियर। और इन 7 सालों में जो रिसर्च वर्क हुआ, उस रिसर्च वर्क में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया और हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि हमें मिला, है ना। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए बात करते हैं हम 1943 में ही आए हुए एक दूसरे रिसर्च पेपर की। ये रिसर्च पेपर, इस रिसर्च पेपर को हम सीड पेपर ऑफ साइबरनेटिक्स भी कहते हैं, यानी कि 1943 से ही साइबरनेटिक्स की शुरुआत हुई। और रिसर्च पेपर का जो टाइटल था वो है बिहेवियर पर्पज एंड टेलियोलॉजी। और इसके जो राइटर हैं वो है आर्टुरो रोजनबर्ग, नॉर्बर्ट वेनर एंड जूलियन बिगलो। ये तीनों इस पेपर के राइटर हैं। और ये पेपर पब्लिश हुआ था फिलोसफी ऑफ साइंस में 1943 में, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पेपर का मेन थॉट क्या था, ठीक है। तो इस पेपर में सबसे पहले ये बताया गया कि सिस्टम के बिहेवियर को उसके एक्शन से नहीं, उसके पर्पज और फीडबैक की हेल्प से भी समझा जा सकता है, ठीक है। देखिए, इस पेपर में सबसे पहले क्या बताया गया? इस पेपर में सबसे पहले ये बताया गया कि सिस्टम के बिहेवियर को केवल उसके एक्शन से नहीं हम समझ सकते हैं, बल्कि उसे समझने के लिए हमें पर्पज और फीडबैक को भी समझना चाहिए। यानी कि पर्पज और फीडबैक की हेल्प से भी हम उस मशीन के बिहेवियर को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें या कुछ आसान लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो ये है कि अगर कोई सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से फीडबैक लेता है और उसी फीडबैक के बेसिस पे अपना बिहेवियर बदलता है, तो उसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस रिसर्च पेपर में यही चीजें बताई गई। अब हम लोग समझते हैं कि फीडबैक क्या है ना। तो फीडबैक यहाँ पे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक एसी है ना। और एसी का टेम्परेचर हमने 24 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया। अब अगर रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो एसी क्या करेगा कि फीडबैक लेगा और अपने आप कूलिंग को बढ़ा देगा। और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो एसी क्या करेगा कि कूलिंग को कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिस्टम यानी कि जो एसी है वो क्या कर रहा है, लगातार इन्वायरमेंट से को ऑब्जर्व कर रहा है। और वहाँ उस में अगर इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ से वो फीडबैक ले रहा है और उस फीडबैक के बेसिस पे अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फीडबैक कहते हैं। अब आता है कि ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, है ना। तो इस पेपर में सबसे पहले बिहेवियर, गोल और फीडबैक, इन तीनों को मैथमेटिकली साइंटिफिक फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया गया, ठीक है। यानी कि इस पेपर में सबसे पहले किस चीज को, बिहेवियर को, गोल को और फीडबैक को मैथमेटिकली साइंटिफिक फ्रेमवर्क में रिप्रेजेंट किया गया। और यही थॉट आगे चल करके साइबरनेटिक्स का बेस बना।
ठीक है। और आज के टाइम पे जो हम कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ये सारे फील्ड देखते हैं, उन सारे फील्ड का बेस यही पेपर बना। अब हम ये कह सकते हैं कि 1943 में दो चीज़ें हुई। एक तो मैकलच पिट्स ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन दिया, और दूसरा रोजनब्लेथ, विनर एंड बिगलो ने सिस्टम फीडबैक की हेल्प से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को डिस्प्ले किया। ठीक है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है 1943 का। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ईयर है इम्पोर्टेंट, वो है हमारे पास 1945। अब 1945 में क्या हुआ? तो 1945 में हम लोगों ने, जब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सब ने पढ़ा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, राइट। बेसिकली ये बेस आर्किटेक्चर है आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का, है ना। तो ये 1945 में आया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है। अब इस आर्किटेक्चर में क्या था? इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या था? इसमें कंप्यूटर सिस्टम के चार पार्ट्स बताए गए थे, आप देख सकते हैं। इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसर और आउटपुट। ठीक है, ये चार पार्ट हैं इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के। और जो भी आज का मॉडर्न सिस्टम है वो सारा का सारा इसी से इंस्पायर्ड है। आज भी हम लोग अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि कीबोर्ड्स होता है, माउस होता है, इनपुट के लिए माइक है, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस अटैच होते हैं। मेमोरी जो होता है वो रैम हमारे पास अवेलेबल है, हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल है। मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास सीपीयू है, जीपीयू है, टीपीयू है, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है। और आउटपुट के लिए हमारे पास डिस्प्ले है, प्रिंटर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि अभी भी जो हमारा सिस्टम है वो इन्हीं चार पार्ट्स में डिवाइड होकर के काम कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग ये भी समझते हैं कि जो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो जो मैकलच पिट्स का जो पेपर था उससे कैसे रिलेट कर रहा है। तो एक्चुअल में एक वॉन न्यूमैन ने एड एडवेक रिपोर्ट सेंड करी थी, और उस एडवेक रिपोर्ट में जो 1943 का मैकलच पिट्स का जो रिसर्च पेपर था एमपी न्यूरॉन्स का, उसको साइट किया था। ठीक है। और तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है ये भी मतलब उस रिसर्च पेपर के आने के बाद मतलब या फिर उस रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड होकर के दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1946 की। ठीक है। 1946 ये वो टाइम है जब हमारे पास पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मिला हमें, जिसका नाम था ENIAC। ठीक है, जिसका नाम था ENIAC, ENIAC। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और ये जो था, इस सिस्टम ने ये शो किया कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है मशीन उनको भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। हालांकि ये कंप्यूटर जो था या ये डिवाइस जो था वो साइज में काफ़ी बड़ा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाए गए थे। लेकिन इस मशीन की हेल्प से फर्स्ट टाइम जो थ्योरीज थी वो अब धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट हो रही थी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थे उनको जिनमें अगर ह्यूमन अगर उस कैलकुलेशन को करता है तो मे बी उसे मिनट्स, आवर्स या फिर डे लग सकता है, वो यहाँ पे सेकेंड में परफॉर्म किया जा रहा था। और जो एक फ्यूचर था, तो एक फ्यूचर के लिए हमें एक बेस मिल गया था कि फ्यूचर का सिस्टम हमारा किस तरीके से डेवलप हो सकता है। तो 1946 में हमें ये कामयाबी मिली कंप्यूटर की फील्ड में। अब हम बात करते हैं 1948 की। इसमें ये एक माइलस्टोन है।
और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो रिसर्च पेपर है इसको भी डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ अगर टाइम मिला तो। ये जो रिसर्च पेपर है ये है ये जो है ये है क्लाउड सेनन। क्लाउड सेनन जो थे वो रिसर्चर थे, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन थ्योरी दी। ठीक है, और इंफॉर्मेशन थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जो इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, उसको मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी में ये बताया गया कि इंफॉर्मेशंस को मैथमेटिकली मेजर किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, और आज के टाइम पे जो हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा इनकोडिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उन सारे सब्जेक्ट्स का बेस यही रिसर्च पेपर है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था जो कि क्लाउड सेंटर ने इंफॉर्मेशन थ्योरी के रूप में हमें दिया। ठीक है, और आज के टाइम पे जो भी डेटा साइंस, एआई, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब वो सारी की सारी चीज़ें इनडायरेक्टली सेनन के आइडियाज से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो है हमारे पास 1948 में नॉर्बर्ट विनर और साइबरनेटिक्स, इन दोनों ने एक बुक लिखा था। ठीक है, हम्म, ठीक है, और इस बुक ये जो बुक था एक्चुअल में कई सारे हिस्टोरियंस का मानना ये है कि ये जो बुक है यही बुक बेस बना साइबरनेटिक्स का। बट इससे पहले हमने देखा कि 1943 में 5 साल पहले एक रिसर्च पेपर ऑलरेडी आ रखा था। ठीक है, जो कि खुद इन्होंने ही लिखा था, नॉर्बर्ट वेनर ने। और इसके अलावा दो और साइंटिस्ट थे, तो वहाँ से ऑलरेडी साइबरनेटिक्स शुरू हो चुका था। तो इस ईयर को मैंने बस ये इंक्लूड कर लिया इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि इस साल 1948 में नॉर्बर्ट विनर ने एक बुक लिखी। ठीक है, और इसी बुक को जो है वो मतलब साइबरनेटिक्स का बेस भी माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1949 की अगेन। अब 1949 भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड हैबब, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने हैबियन लर्निंग, ठीक है, हैबियन लर्निंग की नींव रखी। अब हैबियन लर्निंग क्या था कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो न्यूरॉन्स हैं, अगर वो बार बार एक्टिवेट होंगे तो उनके बीच का जो कनेक्शन है और स्ट्रांग होगा, है ना। डेट मीन्स कि अभी अब याद करो आप, अगर आपने मेरी ये वर्नर मैकक्लच और वोल्टर पिट्स वाली वीडियो देखी है, तो उसमें जो फिफ्थ एजम्पशन है, फिफ्थ एजम्पशन क्या कहता है, फिफ्थ एजम्पशन ये कहता है कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है, वो फिक्स है, यानी कि उसमें चेंजेस नहीं होंगे। और अगर उसमें चेंजेस नहीं होंगे तो मतलब लर्निंग नहीं होगी। बट हैबेबियन लर्निंग ने ये बताया कि नहीं, जो वो लिमिटेशंस थी उसको रिमूव किया और ये बताया कि अगर न्यूरॉन्स बार बार एक्टिवेट होते हैं तो उनके कनेक्शंस आपस में काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो लर्निंग है, यानी कि लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, मशीन के लर्निंग का या फिर न्यूरॉन्स के लर्निंग को अडॉप्ट करने का, वो हमें यहाँ से मिला। इन्होंने एक फेमस कोट दिया, न्यूरॉन्स डेट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ठीक है, तो ये अब आप एक फाइनल टाइमलाइन देख सकते हैं
मैकुलस पिट्स ने 1943 में न्यूरॉन दिया। सेम 1943 में साइबरनेटिक्स का भी रिसर्च पेपर आया। और फिर 1945 में वन न्यूमैन आर्किटेक्चर आया। 1946 में इनायक कंप्यूटर आया। 1948 में क्लाउड सेनन की इंफॉर्मेशन थ्योरी आई। 1948 में बिनर साइबरनेटिक्स की बुक लॉन्च हुई। 1949 में हेबेनियन लर्निंग आई और 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हम आज के टाइम पे एआई एमएल देख रहे हैं वो अचानक से नहीं आया है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो करके, ग्राइंड हो करके तब आज इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है। और तो अब हम चलते हैं आगे 1950 में। और ट्यूरिंग का जो एलन ट्यूरिंग का जो रिसर्च पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इसमें से जैसे 1943 से 1959 तक के टाइम पीरियड में अगर कोई रिसर्च पेपर आपको लगता है कि एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा उस रिसर्च पेपर को थोरोली। और फिर उस रिसर्च पेपर को साथ में मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 1950 में। तो एम ट्यूरिंग 1950 है ना। और मोस्ट आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है ना। तो अब अब ये जो रिसर्च पेपर है ना, इस रिसर्च पेपर का नाम है एक्चुअली में कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये रिसर्च पेपर का नाम है। और इसी रिसर्च पेपर में एलन ट्यूरिंग ने ये क्वेश्चन पूछा था, कैन मशीन थिंक। ठीक है, लेकिन ट्यूरिंग ने जब वो थिंक वर्ड पे आ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो थिंकिंग वर्ड है उसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, कैसे? तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया कि कैन मशीन थिंक। उन्होंने इसके लिए एक टेस्ट बनाया। ठीक है, और उस टेस्ट में उन्होंने बताया कि अगर मशीन ह्यूमन की तरह बातचीत कर सकता है, ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सकता है, आंसर दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि ये मशीन ने ही किया है या किसी ह्यूमन ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेपर में मेन फोकस ये नहीं था कि मतलब क्या मशीन सोच सकते हैं कि इसका आंसर डायरेक्ट जानना। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करने लग गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मशीन है और कौन सा ह्यूमन है। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर के इन्होंने एक गेम डिजाइन किया और उस गेम का नाम दिया द इमिटेशन गेम। ठीक है, अब इस गेम में इन्होंने बताया कि 3 कैरेक्टर होंगे, यानी कि 3 प्लेयर होंगे। पहला प्लेयर एक ह्यूमन होगा, ठीक है, दूसरा प्लेयर जो होगा आपका वो मशीन होगा, और जो तीसरा प्लेयर है वो होगा आपका इंटेरोगेटर। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 प्लेयर है ना। पहला प्लेयर है ह्यूमन, दूसरा प्लेयर है मशीन और तीसरा प्लेयर है इंटेरोगेटर। ठीक है, अब जो इंटेरोगेटर है उसका काम ये है कि वो क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, मतलब कि वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे,
ह्यूमन से भी और मशीन से भी, और फिर ये पता लगाने की कोशिश करें कि इसमें से कौन सा ह्यूमन है और कौन सा मशीन है। ठीक है, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया गया। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ट्यूरिंग टेस्ट बोला गया आगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी डिजिटल कंप्यूटर को इक्वल स्टोर, एग्जीक्यूट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दे दिया जाए, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे कि एक ही जैसा बिहेव करेंगे, और उन सारे सिस्टम्स का जो कंप्यूटेशनल पावर है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगा। अब जो ये रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर में ट्यूरिंग ने एक प्रेडिक्शन भी किया था कि अब से, यानी कि जब ये रिसर्च पेपर लिखा गया था, कि अब से 50 साल बाद ऐसे कंप्यूटर्स बनेंगे, ठीक है, जिससे कि जिसमें कि 70% ये चांसेस हैं कि वो जो मशीन है वो ह्यूमन जैसा आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब कि जिससे कि जो इंटरोगेटर है वो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ये नहीं पकड़ पाएगा कि ये जो आंसर है ये किसने दिया है, ह्यूमन ने या फिर मशीन ने। अब कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे। ठीक है, मशीन इंटेलिजेंस को लेकर के। उसमें से कुछ ऑब्जेक्शंस हैं: थियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, हेड इन द सैंड ऑब्जेक्शन, मैथमेटिकल ऑब्जेक्शन, आर्गुमेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस ऑब्जेक्शन, लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन, वेरियस डिसेबिलिटीज ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, और एलन ट्यूरिंग ने अपने रिसर्च पेपर में इन सारे ऑब्जेक्शंस को के लिए भी मतलब रिस्पॉन्स किया है। अब वो जो ऑब्जेक्शंस हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑब्जेक्शंस। तो अब मैथमेटिकल ऑब्जेक्शंस में ये था कि जो मशीन्स हैं, ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या है कि मैथमेटिकली उसमें काफ़ी सारी लॉजिकल लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर उन्होंने कहा कि यस, मशीन हैव लॉजिकल लिमिट्स बट सो डू ह्यूमंस। राइट, मतलब कि अगर मशीन में लॉजिकल लिमिट्स हैं, मैं मानता हूँ मशीन में लॉजिकल लिमिट्स है, लेकिन ह्यूमंस में भी तो है। ठीक है, वी हैव नो प्रूफ दैट ह्यूमन इंटेलेक्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इक्विवेलेंट लिमिटेशंस। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को उस लिमिटेशन से अलग रखा जाए। नेक्स्ट है आपका जो ऑब्जेक्शन है वो आर्गुमेंट और कॉन्शियसनेस को लेकर के था। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा, दिस लीड्स टू सोलिप्सिम, बी एक्सटेंड द पोलाइट convention that humans think to each other, the same standard should apply to machine passing the test. ठीक है, तो उन्होंने इस आर्गुमेंट और कॉन्शियस को लेकर के ये बताया कि जो कन्वेंशंस हैं या फिर जो ह्यूमन सोचते हैं एक दूसरे को लेकर के, ठीक है, तो वही टेस्ट जो है वो मशीन को भी पास करना चाहिए, और अगर मशीन उसको पास करता है तो ओके। नेक्स्ट है आपका लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन। इसका रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा कि मशीन फ्रिक्वेंटली सरप्राइज देयर क्रिएटर्स, सरप्राइज रिक्वायर्स सो क्रिएटिव क्रेडिट टू द मशीन, द कॉन्सिक्वेंसेस स्प्रिंग फ्रॉम फैक्ट्स फैलेसी मिसलीड्स अस। ठीक है, कि जो मशीन्स हैं वो
सरप्राइज कर रहे हैं अपने क्रिएटर्स को। और अगर क्या कहते हैं मशीन जो है कोई क्रिएटिविटी कर रही है तो उसे उसका क्रेडिट देना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मिसलीड्स होंगे कि ये किसने किया। मतलब जैसे अभी के टाइम पे आप देख रहे हो कि काफ़ी सारा काम एआई से लिया जा रहा है, और उसका जो क्रेडिट है वो ह्यूमंस के, जैसे कंटेंट क्रिएशन में हम बात कर लेते हैं कि हमने कोई पीपीटी या फिर कोई कंटेंट हमने एआई से लिखवाया और फिर हमने बोला कि ये हमने अगर खुद किया है, तो दिस काइंड ऑफ मिसलीड्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने अपने रिसर्च पेपर में लर्निंग मशीन का भी कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने बताया कि जो मशीन है वो एक फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं रहेगी आगे के आने वाले टाइम में। ठीक है, वो ऐसी हो सकती है जो कि एक्सपीरियंस से सीखेगी और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को चेंज करेगी। ठीक है, और आज के टाइम पे हम इस चीज़ को रियलिस्टिक होते हुए देख भी सकते हैं। आज हमारे सामने चैट जीपीटी है, क्लाउडी जैसे टूल हैं। ठीक है, तो जो कि डे बाय डे और ज़्यादा शार्प होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम पूरे तरीके से तो नहीं, बट पार्शियली हम इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो मतलब अभी के टाइम का जो मशीन लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है, न्यूरल नेटवर्क से, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये अब क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं इस पूरे पेपर की कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, तो आप लोग अब देख ही सकते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी इस रिसर्च पेपर को देखा कि इस रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज़ें बोली गई। ट्यूरिंग टेस्ट बोला गया जो कि गोल्ड माइन है आज के टाइम पे। अभी भी मतलब कि अगर किसी मशीन को फिलोसफिकली अगर टेस्ट करना हो तो उसको ट्यूरिंग टेस्ट अप्लाई करते हैं। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया वहाँ से। ठीक है, वहाँ से थ्योरेटिकल जो कंप्यूटेशन है उसका कॉन्सेप्ट आया। तो इस रिसर्च पेपर से काफ़ी सारी चीज़ें भी निकल के आई, तो ये रिसर्च पेपर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा। ठीक है, अब हम लोग इस रिसर्च पेपर को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सफ़र में हम लोग नेक्स्ट जो है वो 1957 में 1956 में सॉरी एक रिसर्च पेपर आया था। ठीक है, ड्रामोथ डार्ट माउथ रिसर्च डार्ट माउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पेपर को डिस्कस करेंगे, और ये इस ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और रिसर्च पेपर हमें इससे पहले या इसके बाद डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।